एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो कह रही है कि वो हिंदुत्व को लेकर खुलकर बैटिंग कर रही है। कमलनाथ जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि मैं एक हनुमान भक्त हूं और मैंने हनुमान मंदिर बनाया है। अब प्रियंका जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कमलनाथ जी ने ये कहा कि हम श्रीलंका तक में अब सीता माता का मंदिर बनाएंगे, सरकार आने दीजिए। ऐसा है, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि इनको कोई भगवान राम से प्यार नहीं, इनको कोई धर्म से प्यार नहीं, इनको कुर्सी से प्यार है और ये वोट के खातिर सब कुछ कर सकते हैं। आज ये बड़े राम भक्त बने हुए हैं। ये यूपीए की सरकार में कांग्रेस पार्टी थी ना जिसने कहा था कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ राम काल्पनिक है, एफिडेविट दिया था। इनका ही वकील सुप्रीम कोर्ट में बोलता था ना कि राम जन्मभूमि के विषय को लटकाओ लटकाओ लटकाओ, नहीं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो कौन राम भक्त है ये? इनमें से कौन राम भक्त है? कोई राम भक्ति इनको नहीं अब तो बन रहे हैं। मैं पूरी बात करूं। ये एफिडेविट दिया, क्या कहा एफिडेविट में लिखा क्या है वो भी सुनिए कि वाल्मीकि रामायण में राम काल्पनिक है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया और सरकार में लिखा। हमें छेड़ते थे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। अब मैं आजकल बार बार बोलता हूं 22 जनवरी को आप भी आएंगे, तिथि तो बताएंगे। लेकिन ये जो नए राम भक्त बने हैं, इनको ये सामने बैठी जनता जो है, जब जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक तरफ से आवाज उठाई और सारे देश में आवाज उठी और जिस तरीके से राम जन्मभूमि के प्रति लोगों का समर्पण बना, तो ये भी अपने आप को हिंदू कहलाने के लिए इनको बाध्य होना पड़ा। अब आजकल मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं जनेऊ पहनता हूं कि नहीं पहनता हूं, ना आपने कभी पूछा। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर जाता हूं कि नहीं जाता हूं, आपने भी नहीं पूछा मेरे से। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मालूम है कि बचपन से ऐसे संस्कार पड़े हैं कि ये ऐसा ही होगा, ये मंदिर जाने वाला होगा। बताना किसको पड़ता है? जिसको ये नहीं मालूम हो कि आरती ऐसे की जाती है या आरती ऐसे की जाती है। कहते हैं मैं जनेऊधारी हूं, मैं जनेऊधारी हूं। ये ऐसे जनेऊधारी हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या ऐसे पहना जाता है और कब किस समय पहना जाता है। ये बन गए। अब नया नया ऐसा भी होता है, नए नए कोर्स में जब आते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं। अब हमने तो नहीं कहा था कि राम जी 13 वर्ष के लिए वनवास गए थे, लेकिन आप लोग भी उनकी गलतियां पकड़ लेते हैं। ऐसा है। अब पहले तो राहुल जी की पकड़ते थे, प्रियंका जी की भी पकड़ लेते हैं। पकड़ नहीं लेते हैं, कानों में चुभती हैं क्योंकि बचपन से संस्कार पाए हम लोगों ने। हम एक्टिंग नहीं करते, हम आपके सामने जो बोल रहे हैं वो हम कोई सोच समझ करके नहीं बोल रहे हैं, ये निकलता है क्योंकि हम जीते हैं इसको, हम इसी तरीके से जीते हैं। ये लोग, अब इन लोगों को करना पड़ता है क्योंकि इनको ट्यूटर किया जाता है। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ आपका वो स्टेटमेंट। तो अब जब या तो ट्यूशन लो तो पूरा लो जी, अब वो भी आधा अधूरा लेके आ जाते हो। पढ़ना लिखना तो पूरा करो। राम जी ने जब 13 वर्ष का वनवास लिया, पर वो शॉक्ड हो गए थे पार्लियामेंट में तो काफी। अब देखिए वो शैटर्ड भी हुए, शॉक्ड भी हुए। अब शैटर्ड के कौन कारणों से हुए वो तो मैं नहीं जानता, वो तो उनका व्यक्तिगत जीवन होगा, वो किस लिए शैटर्ड हुए होंगे। शौक तो उनको होना ही था क्योंकि वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, जिस राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा ना जात को ना पात को, जिसने ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया, जो उनकी परदादी ने काका कालेलकर रिपोर्ट को पहले 12 साल तक बंद रखा, अंत के 2 साल में उसको रिजेक्ट किया, जिस मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी और उनके पिताजी, पूज्य पिताजी राजीव गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला, वो आज ओबीसी की बात करने लगे। तो ये वैसे ही है, आजकल राम की बात करने लगे, अब ओबीसी की बात। ये फैशन के अनुसार चलते हैं, जो इशू आता है ना उसको फैशन की तरह, जो अब ओबीसी ओबीसी ओबीसी। इसलिए क्योंकि आज भारत का ओबीसी ये गर्व महसूस करता है और भारत की जनता ये गर्व महसूस करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ओबीसी के होते हुए दुनिया के सबसे बड़े शख्सियत बने हैं, एक नेता बने हैं। देखिए, अब एक और सवाल है, मैं जातीय जनगणना पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंडिया गठबंधन पर आना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से बना, सब लोग एक साथ आए, सबने सोचा कि बीजेपी और मोदी को हम हराएंगे, लेकिन अखिलेश जी और कमलनाथ जी के बीच में जो तू मैं हुई, उसके बाद
काफी पानी उतरा है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, देखने की क्या बात है, ये तो मैंने तो उसी दिन कहा था ये तो फोटो सेशन है, खिंचा लो। पर उस फोटो सेशन में भी मैंने देखा किसी का धड़ इधर था, किसी का मुंह उधर था, एक लाइन में खड़े होकर के भी कहीं कोई कहीं देख रहा था, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। ये कहाँ देख रहे हैं, कौन बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये इस तरीके के लोग खड़े थे वहां पर। अब वास्तविकता धरातल पर जब हम जाते हैं तो हमारे को पता है कि ये इनकी इच्छा हो सकती है, और हम भी चाहते हैं इकट्ठे हों, ठीक है, लड़े, हमारे को कोई आपत्ति थोड़ी ना, हम प्रजातंत्र है, हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं। लेकिन जब आधार गलत होता है तो वह इमारत टिकती नहीं है। अखिलेश जी ने तो कह दिया कि कांग्रेस चालू पार्टी है। अब ऐसे अभी और बयान आएंगे। अभी आप कमलनाथ जी ने कह दिया कि सन 24 तक आप इंतजार तो कीजिए, आपको ऐसे बयानों की बाहर लगेगी। मैं चलिए अगले सवाल पर आता हूं। हिंदुत्व को लगातार गाली देने का सिलसिला जारी है। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक हमने कई नेताओं के बयान सुने हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कभी मां लक्ष्मी को, कभी किसी विषय को लेकर, कभी सनातन को इरेडिकेट करने की बात होती है। बतौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्हाट्स योर व्यू? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस काम में लगे हैं और ये इकोसिस्टम में, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, ये एक ही तरह के लोग हैं और ये एक ही विचारधारा या ब्रीड से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों का काम है समाज को खंडित करो, देश को कमजोर करो, देश को विभाजित करो, जितने भी खंडन हो सकता है उसको खड़ा करो, ये उनका उद्देश्य है। और दूसरा, जहां तक सनातन का सवाल है, हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि यह विश्वास का विषय है और सनातन हमेशा रहा है, चिरकाल से रहा है। इस तरीके के वक्तव्य देना, यह कोई जो व्यक्ति दे रहा है वो अकेला नहीं दे रहा है। अगर अकेला दे रहा होता तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं इसका विरोध किया? यह एक इकोसिस्टम का पार्ट है। दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ, आप कहते हैं रणनीति है ये। हाँ, रणनीति। और रणनीति में भी भारत को कमजोर कैसे किया जा सकता है, विभाजित कैसे किया जा सकता है और इसमें मुसीबतें कैसे लाई जा सकती है, इसका प्रयास। लेकिन एक चीज है कि सनातन का विरोध एक बार हो तो समझ में आता है, कई बार इस तरह के बयान आए और उसके साथ साथ जातीय जनगणना को जोड़ दिया जा रहा है। देखिए, जातीय जनगणना एक अलग चीज है जी। जातीय जनगणना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में थी जब वो जातीय जनगणना नहीं, सर्वे कराया। सर्वे सॉरी, तो उन्होंने सर्वे किया, तो ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, हम लोगों ने भी उसमें साथ दिया। लेकिन जो उनका उद्देश्य है वो कोई जातिगत सर्वे के माध्यम से उस समाज को बढ़ाने का नहीं है, इससे अपनी राजनीति को साधने का है। एक पर्टिकुलर वर्ग और एक पर्टिकुलर धर्म, उनका तो जनगणना में अंक बढ़ जाता है, और जो अति पिछड़े हैं, कमजोर हैं, ओबीसी हैं, वो और कमजोर हो जाते हैं, उनकी संख्या घट जाती है। तो ये राजनीतिक प्रेरित है। ये उद्देश्य इनका कोई समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको लाना नहीं है, इसके माध्यम से अपनी राजनीति को मजबूत करने का उद्देश्य। एक सवाल कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा स्टैंड लिया कि जहां जहां उनके शासित राज्य है वहां पे वो जातिगत जनगणना कराएगी। क्या आपको लगता है बीजेपी को फंसाने के लिए है, बीजेपी को ट्रैप करने के लिए? कांग्रेस पार्टी का मैंने फिर कहा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। आप किसका नाम ले लिया? कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है जनता से। कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है कि देश का भला किस चीज से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है कि आजकल समाज में कौन सी बात है जिसको हम पकड़ लें और उसके सहारे हम सरकार में पहुंच जाएं, सत्ता में पहुंच जाएं, ये उसका उद्देश्य है। एग्जाम्पल देता हूं, अभी मैंने कहा आप 40 साल ओबीसी के खिलाफ काम करते रहे, 40 इयर्स, आज आपको ओबीसी सूझने लग गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने समाज का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में जो बेचारे पीछे रह गए थे उनको मुख्यधारा में शामिल कर लिया और वो ताकत बनकर के खड़े हो गए। तो आज आप ओबीसी का गाना गाने लग गए। आप राम काल्पनिक बोलते थे, आज एफिडेविट देते थे, आज आप मंदिरों में जाकर के घंटी बजाने लग गए। तो आपने अब जिनका नाम आपने लिया, अब ये बोलेंगे कि हम आज इसके लिए खड़े हैं। कौन पूछता है? इनकी सिंसियरिटी कहाँ है? इनकी सिंसियरिटी एक चीज से है
येन केन प्रकारेण हमको सत्ता में लाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करने के लिए। लेकिन इनकी एक स्ट्रैटेजी कर्नाटक में काम करी। कर्नाटक में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी हार देखने को मिली। ठीक है, उसके कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आपने गारंटी की बात की, एक चीज की गारंटी है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां घोटाले, स्कैम, घपला जरूर होगा, ये बात पक्की है। अब एक एक जी, और जी दूसरा जो आपने कहा गारंटी के बारे में, ये हमारे हिमाचल में कह करके आए थे कि हम 500 रुपए महिलाओं को देंगे, बेचारी वहां इंतजार कर रही हैं। सिलेंडर सस्ता करेंगे, बेचारे वहां इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नौजवान इनको ढूंढ रहे हैं गली गली द्वारे द्वारे, ये घूमने लायक नहीं हो गए हैं। तो ये तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चढ़ गई एक बार, और मैंने फिर कहा उसके कारण अलग हो सकते हैं। उसके हाँ, कारण गारंटी पर कोई विश्वास करता है आज, तो वह मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है, ये बात पक्की है। अब ये सवाल जो है ये देश के करोड़ों लोगों के लिए का सवाल है, वो है कि अयोध्या में राम लला का मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। विपक्ष को बहुत शिकायत है, राहुल गांधी को शिकायत है, अरविंद केजरीवाल को शिकायत है कि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा। मैं नहीं जानता, देखिए ये काम राम जन्मभूमि का ट्रस्ट करता है, ये राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का कार्य है, वो जाने, और उनका क्या, और ये सच है कि गलत है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। हमारे लिए तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास ये रहता है। पर 2024 के चुनाव के लिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को रखी गई है। विपक्ष का यह भी आरोप है पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं आप लोग बेसिकली। अमित जी देखिए, जो कांग्रेस का नेता सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के बोले कि राम जन्मभूमि को अभी लटकाओ, ये विषय अभी नहीं आना चाहिए, तो ये राम जन्मभूमि जो करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, उसको कांग्रेस पार्टी चुनाव की दृष्टि से देखती है। तो ऐसे लोगों को तो डर लगेगा ही लगेगा, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ये राम भक्तों की भी विजय होगी और राम भक्तों को अच्छा भी लगेगा, तो ये उनको तकलीफ तो होनी ही है। नड्डा जी, एक सवाल मैं दिल से आपसे पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर का आंदोलन हो रहा होगा तब आप भी सक्रिय राजनीति में ना भी हो, लेकिन मैं उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो बतौर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रामलला का मंदिर भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, तब आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि रामलला का मंदिर वहीं बनेगा जो नारे आप लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो सिद्ध होगा? ये सिर्फ मैं ही नहीं सोचता था, करोड़ों लोगों की आस्था थी, करोड़ों लोगों की आस्था थी जी कि मंदिर वहीं बनेगा। और यही आस्था, और मंदिर हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, स्वयं राम ने रास्ता बनाया और ये बना, ये हम सबको मालूम है। जी, अगला सवाल, अगले एक दो सवाल ही बचे हैं। राहुल गांधी पर एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस का मानना है, और एक हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में एक मेकओवर देखा है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी अब ज्यादा सक्रिय रहने लगे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, और वो आपके लिए चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं चिंता की बात है, अच्छा है, घूमे, जितना घूमे अच्छा ही है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए, जितना घूमेंगे ठीक रहेगा, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, वो विदेश। लेकिन अब आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लोगों ने रात को हॉस्टल में नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जो पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। और आगे नारा लगा, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। ये दो नारे लगे, हाँ या ना? लगे। अब राहुल गांधी दूसरे दिन, अच्छा क्या कहा? हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी सुनाई अफजल को। कातिल कौन हुआ? उस समय के भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने पार्डन करने से इनकार कर दिया, वो कातिल हो गए। और हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। उसके दूसरे दिन राहुल गांधी इन लोगों के साथ जेएनयू में खड़े हुए कि नहीं हुए? आज दिन तक माफी मांगी क्या? तो ये जोड़ो यात्रा कर रही है, तोड़ने वाली यात्रा के निकले हुए। ये तो तोड़ने वाले लोग हैं, ये तो देश को खंडित करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। और जो व्यक्ति, राजनेता
अपनी गलती के लिए आप हमको पकड़ लो कि ये तुमने स्टेटमेंट दिया आज के दिन, और मैं 10 दिन बाद मैं गलत प्रूव होता हूं, तो मुझे पब्लिक के सामने कहना चाहिए आई एम सॉरी, मेरे फैक्ट्स गलत थे और मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। जब आप क्षमा नहीं मांगते हो तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूंगा? ये सब लोग समय को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार ये वोट कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं, और इसके लिए किसी के साथ भी खड़ा होना पड़े, खड़े होने के लिए आप कहते हैं कि वो घूमे, वो विदेश घूमते हैं, वो कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, अल्पसंख्यक खतरे में है, लगातार बोलते हैं। इंडिया में लोग सुनते नहीं है इसलिए विदेश में जाके बोलते हैं। मैं बिहार की बात करना चाहता हूं। बिहार आपके दिल के बहुत करीब है, मुझे पता है, क्योंकि आपने वहां पे लंबे अरसे तक अपनी राजनीति करी। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बात नीतीश कुमार ने बोली, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, बाद में बोला गया वो एक सेक्स एजुकेशन थी, चाहे वो आपके सहयोगी जीतन राम मांझी के संदर्भ में हो कि इन्हें गलती से मुख्यमंत्री मैंने बना दिया था, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार आपके पुराने अलाए रहे हैं, अब नहीं है साथ में। देखिए, जब तक हमारे साथ रहे तब तक तो ठीक ठाक रहे। अब हमारे से जब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाती है। तो संगत बिगड़ गई, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग होता है। तो सत्संग खत्म हो गया, तो अब ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगे जो उन्होंने विधानसभा में कहा, वो सब आपने भी सुना, मैं क्या बोलूं उस पर। तो ये जब से वो हमसे अलग हुए तब से उनके रास्ते भी अलग हो गए और उनको जमीन भी नजर आ गई, नजर दिला दी लोगों ने। अब इंडिया अलायंस भी उनको कितनी उनको स्थान देता है ये भी आपको मालूम है। तो ये होना ही है, और मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो लोग सही रास्ते से भटकते हैं उनको राजनीति में भटकना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं रहता। जी, और जो जीतन राम मांझी के लिए कहा मेरी मूर्खता के कारण ये सीएम बने, बहुत दुखदाई था जी, बहुत दुखदाई। जीतन राम मांझी जी को मैं जानता हूं और मैं बिहार को भी जानता हूं, जिस वर्ग से वो आते हैं और इतनी लंबी राजनीति उन्होंने की है, वो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत अपना जीवन लगाया है। ऐसे व्यक्तित्व को इस तरीके की भाषा का उपयोग करना ये सच में पीड़ा देने लायक है। बिल्कुल, मैं आखिरी दौर में हूं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आ गया। वो कहते हैं संजय सिंह जेल चले गए। आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती है। आप गजब की बात करें, धंधा तुम करो, शराब का घोटाला तुम करो और हम तुम्हारी पार्टी समाप्त करना चाहते हैं। आप बोलिए सत्येंद्र जैन हेल्थ के ग्राउंड पर बाहर है, हेल्थ के ग्राउंड पर, वैसे उसको जेल में होना चाहिए। मनीष सिसोदिया बोलते थे मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, मेरे घर में कुछ नहीं मिला, अंदर पड़े हैं, एक बार नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है, हमने रोका उनको। अब ये भी जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम किसी पर क्या, और हम किसी को वो नहीं, हम किसी के प्रति बायस्ड होते हैं, ना हमको इस पर कोई प्री जजमेंटल होना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया है आप उनको एजेंसीज को जवाब दो, बात खत्म है। क्या दिक्कत की बात है? आपको डर लगता है तो ठीक है, मध्य प्रदेश के चुनाव में आप चले गए होंगे, लेकिन आप एक तरीके से आपको जो एजेंसीज ने बुलाया है आपने उसको इग्नोर करने की कोशिश। बहुत कम नेता होते हैं जो अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं। फिच ने भारत की रेटिंग को बढ़ा दिया है और चाइना की घटा दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी जब विपक्ष शक करता है तो आपके मन में क्या आता है? मैं फिर क्या बताऊं उनको। देखिए, इन लोगों ने, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हम उनकी आंखें ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम दृष्टि नहीं दे सकते हैं। विजन तो उनका होना चाहिए। जिन लोगों ने तय ही कर रखा है कि हर चीज को गलत ही बोलना है, तो उसका हम क्या उत्तर दे सकते हैं? आज आप बताइए, हमने तो नहीं कहा, दुनिया ने कहा कि नाउ इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 5वीं। रेटिंग्स ही बता रही हैं कि 2027-28 तक मोदी जी के नेतृत्व में देश 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। अति गरीबी भारत में 1% से कम हो गई है। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं। लेकिन जिसने सुनना ही नहीं है,
55,000 करोड़ रुपए का इस दिवाली में अभी अभी पूरी छठ तक समाप्त नहीं हुआ है, 55,000 करोड़ रुपीस का गोल्ड की खरीदी हुई है। लोगों के पॉकेट में पैसा है तब हुई है। और व्हाइट में बता रहा हूं मैं, व्हाइट में मतलब जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके अनुसार बता रहा हूं। तो ये आर्थिक दृष्टि से विकास हो रहा है। आज ऑटोमोबाइल में अमेरिका और चाइना के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। इसका मतलब भारत के लोगों में पॉकेट में ताकत कितने, मेरे को आंकड़े याद नहीं है लेकिन शायद लाखों में 55 लाख व्हीकल्स खरीदी गई हैं। काफी रिकॉर्ड व्हीकल्स काफी रिकॉर्ड व्हीकल्स खरीदी, धनतेरस और उसके आसपास स्कूटर्स खरीदे गए। तो लोगों के जेब में पैसा है तब खरीदे गए हैं, और तब खरीदे गए हैं जब आर्थिक उत्थान हो रहा है, इसलिए खरीदे गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूं। जी चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आइए दिखाते हैं। पहली तस्वीर किसकी आ रही है, आइए देख लेते हैं। पहली तस्वीर किसकी आ रही है? राहुल गांधी की तस्वीर है। क्या कहना चाहते हैं नड्डा जी? माइक। ठीक है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह, 2 तो जेल में, एक को ईडी का सम्मन आया हुआ है। ये सब मुस्कुरा रहे हैं कि पता नहीं हमारी सच्चाई कब खुलेगी। अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। ये इंडिया गठबंधन की तस्वीर है। 1 सितंबर और 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में तो मुंबई में बैठक थी। बहुत कुछ बोल सकता हूं इस पर जी। ये जो इधर बैठे हैं जी, इनके पिताजी हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर कांग्रेस से समझौता करना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा।